हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आपके लिए मोटिवेशन कोड है, आपका हर ख्वाब पूरा होगा अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून सवार होगा। दोस्तों, आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आपके लक्ष्य आपके दिलों में बसे होंगे। दोस्तों, अगर आपके खून में जुनून है तो आपके सपने पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, सपने उन्हीं के साकार हुआ करते हैं जो मेहनत लगातार किया करते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए मेहनत लगातार करने के लिए। और दोस्तों, इस क्लास के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो क्वेश्चन आपको आपके सपनों में आकर परेशान करते हैं। उन प्रश्नों को उनकी औकात दिखाने आए हैं। जितने भी IIT के खिलाड़ी हैं, आइए और उतरते हैं मैदान में और उन प्रश्नों का डट कर मुकाबला करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो चुका है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट मुंह उठाकर चले आते हैं एग्जाम के अंदर। देखिएगा, प्रतिरोध का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? करंट में व्यवधान उत्पन्न करना। नोट कीजिएगा, करंट में व्यवधान उत्पन्न करना ये किसका कार्य है? ये प्रतिरोध का कार्य होता है। मान लीजिए ये एक प्रकार का हमारा कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर यानी कि चालक। जब चालक स्वतंत्र अवस्था में होते हैं उस वक्त इनमें पहले से ही प्रतिरोध उपस्थित होते हैं। दोस्तों, जब इस चालक को हम किसी फेज वाले वायर से कनेक्ट करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होते ही इसमें से करंट भी बहना शुरू हो जाते हैं। इन करंट को प्रवाह होने से रोकने वाला कौन है? उसका नाम होता है प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रतिरोध कहते हैं उसे। तो हम अब क्या करें दोस्तों? करना हमें इस करंट का नहीं, करना हमें इस प्रतिरोध का है। अब क्या करेंगे कि हमें इस प्रतिरोध का मान कम करने के लिए ऐसे चालक यानी कि ऐसे धातु का चुनाव करना होगा जिनका प्रतिरोध सबसे कम होता है। देखिएगा दोस्तों, सबसे कम प्रतिरोध वाला धातु है उसको हम पारा के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। क्या? इसे मरकरी के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का धातु है, लेकिन दिक्कत यहाँ ये है दोस्तों कि ये द्रव अवस्था में होता है। हमें चाहिए ठोस के अवस्था में, तो पारा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद हम करेंगे दोस्तों चांदी का इस्तेमाल। ये भी एक प्रकार का धातु है, लेकिन बात यहाँ पे ये दिक्कत खड़ी हो जाती है दोस्तों कि ये धातु तो है लेकिन बहुत ही महंगी होती है। क्या? बहुत ही महंगी है, इस कारण हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम तांबा को काम में लेते हैं। जो तांबा होता है ना, ये भी सुपर कंडक्टर तो नहीं लेकिन बेस्ट कंडक्टर इसे भी माना जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, तांबा भी एक प्रकार का धातु है। इस धातु का हम प्रयोग करेंगे क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है। नोट कीजिएगा दोस्तों, 0.0172 ओम मीटर ये प्रतिरोध होता है तांबा का। तो दोस्तों, इतना कम प्रतिरोध होने के कारण हम इस तांबे का प्रयोग करते हैं, जिससे कि प्रतिरोध कम हो रहा है, जिससे कि प्रतिरोध कम है और हमारा करंट अधिक से अधिक इस वायर के अंदर प्रवाहित हो सकेगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी की तरफ एक नजर डालते हैं, तार की चालकता बढ़ाना। दोस्तों, जब रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है तो तार की चालकता अपने आप बढ़ जाती है। देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी की तरफ, तार की लंबाई बढ़ाने के लिए। तार की लंबाई तब बढ़ सकती है जब तार को हम आपस में ज्वाइंट करेंगे। क्या? जब तार को हम आपस में जोड़ देंगे, यानी कि बहुत से प्रकार के जोड़ होते हैं, उनका प्रयोग करके हम क्या करने वाले हैं? तार की लंबाई को बढ़ाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तार में ऊष्मा उत्पन्न करना, ये तार में ऊष्मा उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब प्रतिरोध का मान अधिक होता है उस वक्त ऊष्मा अपने आप उत्पन्न हो जाती है। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन सेकंड की तरफ देखिए, किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? अब देखिए दोस्तों, इसमें एक सूत्र होता है कि R बराबर रो इंटू L/A, यही सब कुछ बताने वाला है। ये जो सूत्र है ना, यही सूत्र हमें इस
क्वेश्चन का राइट आंसर देने वाला है। अब देखिए ये जो रो है ना, रो का मतलब होता है किसी तार का मतलब कि किसी धातु का पदार्थ है, यानी कि धातु है, ये किस पदार्थ का बना हुआ है, ये एल बता रहा है कि तार की लंबाई, क्या तार की लंबाई कितना है दोस्तों, चालक तार की लंबाई कितना है, ये कौन बताता है, एल। और ए बताता है इसके कटाक्ष क्षेत्रफल को, चालक का जो कटाक्ष क्षेत्रफल है उसको बता रहा है ए। और ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा रेजिस्टेंस, और पदार्थ की माध्यम पे डिपेंड करता है। साथ में जो चालक का तापमान है ना, ये तापमान यानी कि भौतिक अवस्था पे भी ये प्रतिरोध डिपेंड करने वाला है। तो दोस्तों इन सभी पे ये निर्भर करता है प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर तीसरे क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं, और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा दोस्तों, ये डायरेक्ट एग्जाम में उठ के आने वाले प्रश्न हैं, ये कोई हल्के में मत लेना इन प्रश्नों को, क्योंकि आप अगर हल्के में ले गए ना तो दोस्तों यहीं पे धोखा खा जाते हैं, और धोखा आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? अब ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, नोट कीजिएगा दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध, ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट प्रवाहित हो रहा है, इस प्रकार से करंट प्रवाहित हो रहा है, जिसे हम धारा भी कहते हैं। जब करंट प्रवाहित होता है तो ये जो प्रतिरोध है इस करंट को आगे बढ़ने से रोकता है, क्या इस करंट को आगे बढ़ने से रोकता है। करंट में बाधा उत्पन्न करना ही हम विशिष्ट प्रतिरोध को जानते हैं, यानी कि जो करंट में बाधा उत्पन्न कर रही है ना, इस बाधा को कौन बताता है, तो आप लिखेगा इसको बताने वाला हमारा विशिष्ट प्रतिरोध ही होता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक पदार्थ के बारे में समझते हैं। अब ध्यान दीजिए, यह है हमारा एक पदार्थ है, इस पदार्थ का जो आकार है वो घन के आकार के दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये हमारा इस प्रकार का पदार्थ है, जो इसको हम लेते हैं पदार्थ के रूप में, और इसका आकार दोस्तों नोट कीजिएगा, ये घन के आकार में है। इसी पदार्थ के माध्यम से हम विशिष्ट प्रतिरोध को समझने वाले हैं पूरे डिटेल में। देखिएगा दोस्तों, इसमें कुल कितने क्षेत्रफल हैं, तो आप कहेंगे ये है पहला, ये है दूसरा, ये तीसरा, और ये है चौथा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके आमने और सामने वाली भुजा जो है ना, मैं इसको पूरी तरह से डार्क कर दे रहा हूं। देखिएगा दोस्तों, ये है हमारा पदार्थ है, इस पदार्थ के 4 भुजाएं हैं। ये है पहली भुजा, यहाँ पे है दूसरी, ये तीसरी, और ये है हमारी चौथी। ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या बताता है, ये कहता है किसी पदार्थ के, क्या किसी पदार्थ के आमने, देखिएगा दोस्तों ध्यान से, ये कहता है किसी पदार्थ के आमने और सामने वाली जो भुजा होता है, इस भुजा के मध्य भाग में जो प्रतिरोध है, इसी को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। यानी कि इस पदार्थ के इस घन के चारों भुजाओं के बारे में नहीं, केवल आमने और सामने वाली भुजा के जो मध्य भाग है ना, इस भाग का जो प्रतिरोध होगा उसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। और दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का मान कभी भी ओम में नहीं होता, किसमें, कभी भी केवल ओम में नहीं होता, इसका होता है माइक्रो ओम मिलीमीटर, क्या माइक्रो एमएम में इसका यूनिट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हम केवल इकाई घन क्षेत्रफल का ही प्रतिरोध निकाल रहे हैं, किसका, केवल इकाई, इतने बड़े पदार्थ के केवल छोटे से क्षेत्रफल का प्रतिरोध निकाल रहे हैं, और छोटे से क्षेत्रफल का प्रतिरोध दोस्तों बहुत ही कम होता है, इसलिए माइक्रो ओम में इसकी यूनिट होती है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दोस्तों गर्मी तो बहुत लग रही है, एक छोटे से रूम के अंदर अपने आप को पूरी तरह से लॉक करके और यहाँ पे लेक्चर शूट कर रहा हूँ, और बहुत पसीने आ रहे हैं। दोस्तों कोई बात नहीं, ये पसीना आपके लिए बहा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका किसी तरह से सिलेक्शन हो जाए, बस यही मेरी एक तमन्ना है। तो दोस्तों बस सपोर्ट और प्यार की दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार से ही मैं बहुत जल्द लाइव आके पढ़ाने वाला हूँ आपको, और लाइव पढ़ाने का मजा ही कुछ अलग होता है। किसी तार
की लंबाई में वृद्धि करने से प्रतिरोध पर क्या असर पड़ती है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ अधूरा सा लग रहा है। किसी तार की लंबाई में 2 गुना वृद्धि करने पर, कितना, 2 गुना वृद्धि करने पर प्रतिरोध पर क्या असर पड़ती है। दोस्तों, अगर तार की लंबाई को हम सामान्य प्रकार से बढ़ाते हैं, कैसे, सामान्य प्रकार से इसकी लंबाई को बढ़ाते हैं तो इसमें जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस आर का मान भी बढ़ जाता है। जब तार की लंबाई को सामान्य प्रकार से बढ़ाएंगे तो जो रेजिस्टेंस आर होता है ये एल के समानुपाती होता है। एल हमारा क्या होता है, तार की लंबाई। नोट कीजिएगा दोस्तों अपने नोटबुक में कि तार की लंबाई एल होती है और आर होता है तार का प्रतिरोध। एल क्या होता है, तार का प्रतिरोध। अगर दोस्तों इसी तार को हम खींच कर इसकी लंबाई को बढ़ाते हैं, क्या, अगर एग्जाम में पूछ दे तार की लंबाई को खींच कर बढ़ाया जाए, क्या इस प्रकार से खींच कर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर तार की लंबाई को हम खींच कर बढ़ाते हैं तो जो मान लीजिए कि अगर 2 गुना लंबाई बढ़ाते हैं तार को खींच कर तो प्रतिरोध का मान 4 गुना हो जाएगा। अगर लंबाई को हम 4 गुना बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान 16 गुना बढ़ता है। तो इस हिसाब से जब तार को खींच कर बढ़ाते हैं तो इस हिसाब से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जब सामान्य प्रकार से बढ़ाते हैं तो ये आपस में समानुपाती होते हैं। पहला बढ़ता है तो साथ ही साथ दूसरा भी बढ़ने लगेगा। दोस्तों गर्मी तो बहुत है लेकिन कोई बात नहीं, पसीने तो बहाना चाहिए। अगर आगे बढ़ना है तो पसीने बहाना जरूरी है। दोस्तों क्या है ना, अगर आप पसीना जितना बहाते हैं जिंदगी में उतना ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पसीना ही आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और वैसे भी तो सपने इतने आसानी से कहाँ पूरे होते हैं दोस्तों। इन्हें पूरा करने के लिए हमें पसीना तो बहाना ही होगा। कार्बन प्रतिरोध के मान का पता कैसे लगाया जा सकता है। देखिएगा दोस्तों, अगर जो कार्बन का प्रतिरोध है, नोट कीजिएगा, कार्बन का प्रतिरोध अगर 5 कलर का दिया हुआ है, कितने रंग का है, 5 रंग का। देखिएगा दोस्तों, अगर 5 रंग का है तो पहले रंग को हम ए से लिखते हैं और दूसरे को बी से, तीसरे को सी से, इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, गुणे डी प्लस माइनस एफ। इस प्रकार का एक सूत्र होता है दोस्तों। अब देखिएगा इन 3, ये जो दिख रहा है ए, बी और सी, ये दर्शाते हैं कलर को। किसको, ये दर्शाते हैं कलर को, और डी दर्शाता है इसके तापमान गुणांक को। तापमान गुणांक को डी दर्शाता है, और एफ दर्शाता है टॉलरेंस को। टॉलरेंस दोस्तों, ये जो टॉलरेंस है ना, इसको सहनशीलता के नाम से जानते हैं। सहनशीलता, ये सहनशीलता क्या होता है कि किसी भी चीज का सहन शक्ति कितना है उसी को कहते हैं हम टॉलरेंस। तो देखिएगा दोस्तों, पहला रंग प्लस दूसरा रंग प्लस तीसरा रंग, ये यहां पे दोस्तों प्लस होना चाहिए, यहाँ पे गुणा होना चाहिए, गुणे चौथा रंग प्लस माइनस 5वां रंग। इस प्रकार से अगर है तो ऑप्शन नंबर ई सही है, बाकी तो सब मुझे गलत दिख रहे हैं। पहला रंग, दूसरा रंग, तीसरा रंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका सी नंबर सही होगा। पहला रंग प्लस दूसरा रंग प्लस तीसरा रंग गुणे चौथा रंग प्लस माइनस 5वां रंग, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इस फोटो को देखिएगा दोस्तों, ये किस प्रकार का प्रतिरोध है, तो आप लिखिएगा ये हमारा कार्बन प्रतिरोध है। नोट कीजिएगा, ये कार्बन प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध में देखिए कुल कितने कलर हैं, कुल कितनी पट्टी है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली और दूसरी दोस्तों ये किसको बताएगा, ये बताएगा हमारे कलर को, और दूसरा है ये तापमान गुणांक को बताएगा, और तीसरा दोस्तों ये बताएगा टॉलरेंस को।
किसको? टॉलरेंस को। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कार्बन प्रतिरोध के आकार को किस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं, तो दोस्तों इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि इसका जो वाट क्षमता होता है ना, क्या नोट कीजिएगा, जो कार्बन प्रतिरोध का वाट क्षमता होता है ना, इसी के आधार पर इसके आकार को डिफाइन किया जाता है। यानी कि अगर इसकी वाट क्षमता छोटी है तो आकार भी छोटी होगी। दोस्तों ये कार्बन के प्रतिरोध ना केवल 2 वाट तक के बनाए जाते हैं। कितने? केवल 2 वाट तक के, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका प्रयोग किया जाता है। नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों बिल्कुल शिद्दत से पढ़िए दोस्तों, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपके पास अभी वक्त नहीं है ना तो कोई बात नहीं, आप समय निकाल के क्लास देखना, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि दोस्तों आपकी कामयाबी ये तय करती है कि आप प्रतिदिन अपने कामयाबी के लिए कितना मेहनत करते हैं। तो दोस्तों आप भी उस कामयाबी को बता दीजिए कि हम भी आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। रियोस्टेट बनाने के लिए किस वायर का प्रयोग किया जाता है? उस वायर का नाम लिखिए कॉन्स्टेंटन। क्या? उस वायर का नाम है कॉन्स्टेंटन। और दोस्तों इसके अलावा है दूसरा, वो है मैग्नीन। अब इतने सारे धातुओं को छोड़कर हम कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन को ही क्यों लिए? क्योंकि इन दोनों का जो तापमान गुणांक होता है ना, नोट कीजिएगा, तापमान गुणांक वो बहुत ही कम होता है। ये तापमान गुणांक क्या है कि जैसे ही तापमान बढ़ता है ना तो इनके मान में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। तो दोस्तों कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का प्रयोग हम रियोस्टेट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये जो तांबा और एल्यूमिनियम है, नोट कीजिएगा, विश्व में, पूरे विश्व के अंदर क्वाइल बनाने के लिए, क्या? क्वाइल तथा वायर बनाने के लिए आजकल सबसे अधिक इसी का प्रयोग किया जा रहा है। और दोस्तों एक नजर देखते हैं इस जस्ता की तरफ, जस्ता और निकिल की तरफ। अगर आपसे जस्ता के बारे में पूछे तो आप नोट कीजिएगा, जस्ता का प्रयोग हम, जो प्राथमिक सेल होती है, क्या नाम है उसका? शुष्क सेल। शुष्क सेल का जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है, जिसको हम बॉडी के नाम से जानते हैं, जिसको हम खोल के नाम से जानते हैं, यानी कि शुष्क सेल का खोल बनाने के लिए जस्ता का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों गैल्वेनाइजिंग करने के लिए, क्या? गैल्वेनाइजिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो वो जस्ता का है। इसके अलावा जो निकिल होता है दोस्तों, तो निकिल का प्रयोग निकल आयरन सेल में, कहाँ? निकल आयरन सेल के अंदर इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, क्या? नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम निकल का प्रयोग करते हैं। ये हो गया दोस्तों इनका फुल डिटेल्स। इसके अलावा चलते हैं पीतल के बारे में। तो दोस्तों इसका प्रयोग ना विद्युत एसेसरीज में, कहाँ पे? विद्युत एसेसरीज। नोट करते चलिएगा दोस्तों, सभी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद्युत एसेसरीज के अंदर पीतल का प्रयोग किया जाता है। जो बटन दिखाई देते होंगे आपको बोर्ड के अंदर, जिससे हम फैन को चालू और बंद करते हैं, दोस्तों उनके अंदर जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं, नोट कीजिएगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट, जिसको हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं दोस्तों, वो कॉन्टेक्ट पॉइंट किसके बनते हैं? तो वो पीतल के बने होते हैं। दोस्तों ये जो पीतल होता है ना, ये तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है हमारा पीतल। इसके अलावा नाइक्रोम के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये जो हमारा नाइक्रोम है ना, नाइक्रोम का प्रयोग हम हीटर की कॉइल बनाने के लिए, हीटर की कॉइल बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जिसमें वाइंडिंग लपेटी जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, वो जिस धातु का बना होता है दोस्तों, उसी धातु का नाम है सिलिकॉन। और अभ्रक दोस्तों, ये ना एक प्रकार का ये वो है कुचालक, नोट कीजिएगा, ये कुचालक होता है, अभ्रक कुचालक होता है। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए
दोस्तों बिल्कुल इस कमरे के अंदर अभी इतना गर्मी है ना, जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बस दोस्तों पसीने बहा रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेरे इस पसीने का जरूर ध्यान रखना दोस्तों। बस ध्यान रखने का मतलब कि बस एक लाइक कर देना, और कुछ नहीं चाहिए। क्या? और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपको बस यूं ही फ्री में नॉलेज देने के लिए आया हुआ हूं। देखिए किसी सिरेमिक पाइप पर, क्या कोई सिरेमिक पाइप है, इसके ऊपर हाइड्रोकार्बन का वाष्प जमाकर बनाए जाने वाले प्रतिरोध का नाम क्या होगा? देखिएगा दोस्तों, ये हमारा एक पाइप है, इस प्रकार का एक हमारा ये पाइप है। अब इस पाइप के ऊपर हाइड्रोकार्बन का वाष्प जमाकर, यानी कि इस पाइप के ऊपर हम छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन का वाष्प जमा देंगे और इस प्रकार से एक प्रतिरोध का निर्माण करेंगे। और इस प्रतिरोध का नाम क्या होगा? तो आप लिखिएगा, इसका नाम होगा दोस्तों कार्बन प्रतिरोध। कौन सा? कार्बन प्रतिरोध। दोस्तों वायर वाउंड प्रतिरोध की तरफ चलते हैं, तो इसका प्रयोग प्रयोगशाला के अंदर किया जाता है। कहां पे? प्रयोगशाला के अंदर वायर वाउंड प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसको हम जोकी के नाम से जानते हैं। क्या? जिसको हम जोकी के नाम से जानते हैं। इस जोकी को आगे पीछे खिसका कर वायर वाउंड प्रतिरोध का मान कम और ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो पीटीसी प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का प्रयोग हम उस स्थान पर करते हैं जहां पर तापमान बढ़ने से रेजिस्टेंस का भी मान बढ़ जाता है और फिर धारा का प्रवाह होना बंद हो जाता होगा। वहां पे प्रयोग हम पीटीसी प्रकार के प्रतिरोधक का करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वीडीआर। क्या? नेक्स्ट हमारा वीडीआर। वी से होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी कि ये वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, नोट कीजिएगा, वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम VDR का प्रयोग करते हैं। LDR का दोस्तों वहां पे करते हैं जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। देखिए जो सड़कों के किनारों पे स्ट्रीट लाइट लगी होती है ना, उन स्ट्रीट लाइटों के अंदर यही LDR रजिस्टर लगा होता है। दोस्तों जैसे ही सुबह होते ही सूर्य की किरणें इस लाइट पर, इस प्रतिरोध पर पड़ती हैं, तो फिर ये जो प्रतिरोध है ना, ये करंट का प्रवाह कराना बंद करा देती है और लैंप हमारी बुझ जाती है। क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ते ही पूरी दुनिया में उजाला हो जाता है, तो फिर इस लाइट की हमें क्या जरूरत है। और दोस्तों जैसे ये सूरज की रोशनी ढल जाती है, उस वक्त ये प्रतिरोध का मान कम हो जाता है और करंट प्रवाह होना फिर से चालू हो जाता है उस बल्ब के अंदर, और फिर से प्रकाश उत्पन्न होना चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां, जो कि अपने आप में बहुत ही दमदार और पावरफुल क्वेश्चन है। अधिकतम वोल्टेज से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किस प्रतिरोधक का इस्तेमाल करते हैं? मैंने अभी बताया, उसका नाम है VDR। क्या? उसका क्या नाम है दोस्तों? VDR। इस VDR को हम वैरिस्टर के नाम से जानते हैं। नोट कीजिएगा, ये वैरिस्टर के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगर आपको सेंसिटर के बारे में पूछे तो लिखेगा ये PTC प्रतिरोधक होता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8वां यानी कि 9वां स्टार्ट हो। देखिएगा इस चित्र को, देखिए दोस्तों ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, इस चित्र की तरफ ध्यान दीजिएगा। ये है हमारा VDR। ये वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, यानी कि ये वोल्टेज कंट्रोलर है। क्या? ये एक नियंत्रक, कंट्रोलर की भांति काम करता है। किसको नियंत्रण करता है? ये वोल्टेज का नियंत्रण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान कितना होगा? नोट कीजिएगा दोस्तों, 1.00049 ओम। कितना? 1.00049। अब देखिएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया हुआ है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये क्या है? पारे का स्तंभ। नोट कीजिएगा, ये है पारे का स्तंभ।
जब हम अंतरराष्ट्रीय ओम का मान निकालते हैं तो दोस्तों उस समय हम उस धातु का प्रयोग करते हैं, उस धातु का चुनाव करते हैं जिसमें विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों तांबा को, क्योंकि तांबा आजकल सबसे अधिक प्रयोग में लिया जा रहा है। तो तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध होता है 0.0172 ओम मीटर। तो दोस्तों ये जो प्रतिरोध का मान है ना, अंतरराष्ट्रीय प्रतिरोध का मान निकालने के लिए ये प्रतिरोध का मान बहुत अधिक है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे। फिर लेते हैं हम चांदी को। चांदी का दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध 0.0017 ओम मीटर होता है। सॉरी, एक साथ नहीं, 0.38 ओम मीटर इसका प्रतिरोध होता है, जो कि ये प्रतिरोध का मान भी बहुत अधिक है। तो दोस्तों अब हम लेते हैं मरकरी को, जिसको हम पारा कहते हैं, लेकिन दिक्कत फिर वही आती है कि ये पानी के रूप में होता है, ये द्रव के रूप में होता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब अंतरराष्ट्रीय ओम का मान निकालने के लिए हम किसी प्रयोगशाला में प्रयोग करना चालू करते हैं तो उस वक्त हमें भौतिक परिस्थितियों का ध्यान देना होता है। और भौतिक परिस्थिति यह है कि जिस कमरे में इसका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा उस कमरे का जो तापमान है ना वो नियत होना चाहिए, तापमान चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी समय 10 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान है, लेकिन बहुत अधिक मान लीजिए गर्मी होने के कारण हम वहां पे एसी चालू कर देते हैं, जो कि घटकर 5 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। अगर इस प्रकार से तापमान में बदलाव होता रहा तो हम अंतरराष्ट्रीय ओम का मान नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए तापमान को नियत रखना है। और दूसरा कंडीशन दोस्तों, इसमें हम जो इलेक्ट्रोड के रूप में पारे का स्तंभ यूज कर रहे हैं दोस्तों, ये इलेक्ट्रोड की कुल लंबाई होना चाहिए 106.3 सेंटीमीटर, इसका कुल लंबाई होना चाहिए। और इस स्तंभ का वजन होना चाहिए 14.452 ग्राम, इसका कुल वजन होना चाहिए। ना ही इससे 1 ग्राम अधिक, ना ही इससे 1 ग्राम कम। और दोस्तों इसी के साथ अगर इसके कुल मोटाई के बारे में बात करें तो 1.5 mm मोटा होना चाहिए ये पारे का स्तंभ। अगर ये चारों कंडीशन ओके है तो हम प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं अंतरराष्ट्रीय ओम का मान निकालना। दोस्तों ये जो पारा है अभी द्रव के रूप में है। किस रूप में? द्रव के रूप में। तो हम ये जो कांच की नली देख रहे हैं ना, इसी कांच की नली में हम इस द्रव को भरते हैं और फिर ये आ जाता है इस नीचे वाले पारे के स्तंभ में आ जाता है। और दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसमें जो पारा भरा हुआ है इस पाइप के अंदर, इस पारा में अब हम करंट प्रवाह कराएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करंट एसी नहीं, करंट डीसी होना चाहिए। क्या? करंट एसी नहीं, करंट डीसी होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो एसी होता है उस एसी को जब हम सीआरओ में देखते हैं, सीआरओ यंत्र के द्वारा देखते हैं, तो इसका जो वेव होता है दोस्तों वो इस प्रकार से होता है। एसी में 2 क्षेत्र होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। जब एसी का करंट पॉजिटिव क्षेत्र में जाता है तो ये ऊष्मा उत्पन्न करता है, लेकिन यही करंट जब निगेटिव क्षेत्र में जाता है तो यह ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता। यानी कि ये भौतिक परिस्थिति को चेंज कर देगा, कभी ऊष्मा उत्पन्न होगा तो कभी ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगा। अगर यहाँ पे एसी करंट हम देते हैं तो ऊष्मा का बदलाव होगा, इसलिए अंतरराष्ट्रीय ओम का मान करेक्ट नहीं निकल पाएगा। जिसके वजह से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम डीसी करंट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो डीसी करंट होता है ना वो समय के हिसाब से, ये मान लीजिए टाइम है, वो समय के हिसाब से सीधे चलती है, ये कभी चेंज नहीं होती, इसीलिए ये ऊष्मा का भी मान इसमें चेंज नहीं होता। मान लीजिए कि यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ चलना डीसी, पहले सेकेंड में 5 कैलोरी का ऊष्मा उत्पन्न करता है, और मान लीजिए आगे चल के 5वें सेकेंड में भी 5 कैलोरी का ही ऊष्मा उत्पन्न करेगा। इसलिए भौतिक परिस्थिति में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे डीसी करंट का प्रवाह कराते हैं। जब डीसी करंट इस पारा के अंदर जाती है तो इलेक्ट्रॉन गति करना स्टार्ट कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन गति करना जब स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो करंट का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है। और एक आदर्श ओम मीटर लेकर हम इस मान को मापते हैं तो मान आता है 1.00049 ओम, इतना मान आता है दोस्तों। यही मान हमारा कहलाता है अंतरराष्ट्रीय ओम।
ये क्या है, हमारा अंतरराष्ट्रीय ओम का मान है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा आपको। देखिएगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यान से देखिए। संपीड़ित कार्बन पाउडर, सबसे पहले संपीड़ित का मतलब होता है दोस्तों कंप्रेस्ड किया हुआ, क्या, कंप्रेस्ड किया हुआ, जिसको हम वेपर भी बोल सकते हैं। कार्बन का पाउडर यानी कि कार्बन पाउडर के रूप में है, कंप्रेस्ड किया हुआ, और रेजिन बंधक से कौन सा प्रतिरोधक बनाया जाता है, तो दोस्तों वो कार्बन प्रतिरोधक होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का सवाल यहीं पे समाप्त होता है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों इसी प्रकार का नॉलेजेबल क्लास लेने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए और दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना चाहिए। दोस्तों प्रतिदिन की तरह कल सुबह 7 बजे फिर से मैं आपके सामने हाजिर होने वाला हूं और एक बेस्ट क्वेश्चन और बेस्ट टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्या, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा एक तोहफे के रूप में। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।